प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार ब्राड़िया, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से आचार्य अर्थशास्त्र, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के टॉपिक में हम भारत में जनसंख्या की समस्या के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया था, जनसंख्या संबंधी प्रमुख बातों का, और भारत में जनसंख्या का वितरण जिसमें आयु, लिंग व ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अनुसार इसका अध्ययन किया था। आज के इस टॉपिक में हम भारत में जनसंख्या की समस्या का क्या स्वरूप है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक देश में जनसंख्या की समस्या के कई पहलू हो सकते हैं, जैसे वहाँ जनाधिक्य या जना अभाव हो सकता है। कुल जनसंख्या में बच्चों का व बूढ़ों का प्रतिशत अधिक हो सकता है, जिससे थोड़े से कमाने वालों पर आर्थिक भार बढ़ जाता है। पुरुषों व स्त्रियों के लिंग अनुपात में अंतर आ सकता है। भारत में आश्रितता का भार काफ़ी ऊंचा है। एक व्यक्ति कमाता था, कई व्यक्ति अपने कमाई पर आश्रित रहते हैं। पहला है संख्यात्मक पहलू। लेकिन जब कभी जनसंख्या की समस्या का उल्लेख किया जाता है तो संख्यात्मक पहलू पर ही अधिक जोर दिया जाता है। भारत में 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ की आंकी गई। भारत में जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर घट रही है, जिसके जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 1.8 करोड़ व्यक्तियों की रफ्तार से बढ़ रही है। इसमें प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि, रोजगार के अवसरों, रहन सहन के स्तर, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों, रहन सहन के स्तर, प्रति व्यक्ति आय, मकानों की सुविधा, शिक्षा के अवसर, चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाओं पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर आशीष बोस के अनुसार जनसंख्या का 3 बातों से गहरा संबंध होता है: पर्यावरण, ऊर्जा तथा रोजगार। भारत में जनसंख्या की समस्या का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। हमारे देश में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की दृष्टि से आम आदमी का भोग स्तर बहुत नीचा है। काफ़ी लोग आधे भूखे रहते हैं तथा अर्धनग्न अवस्था में भी जीवन बिताते हैं। गाँवों में मकानों की दशा बहुत खराब है। शहरों में गंदी बस्तियों की समस्या बहुत उग्र रूप धारण किए हुए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वास्तविक रूप में जनसंख्या की समस्या गरीबी की समस्या ही है। दूसरा पहलू है गुणात्मक पहलू। बहुधा जनसंख्या के गुणात्मक पहलू पर भी जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि लोग स्वस्थ, शिक्षित, बुद्धिमान, सभ्य व संस्कृत बने। सच पूछा जाए तो जनसंख्यात्मक पहलू पर इसलिए जोर दिया जाता है कि जनसंख्या का गुणात्मक पहलू भी सुधारा जा सके तथा इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्या भारत में जनाधिक्य है? अर्थशास्त्र में प्राय इस विषय पर विवाद पाया जाता है कि भारत में जनाधिक्य है अथवा नहीं। एक वर्ग तो ये मानता है कि भारत में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव व नीचा जीवन स्तर आदि को देखते हुए देश में निश्चित रूप से जनाधिक्य है और इसका मुकाबला देशव्यापी परिवार नियोजन को अपनाकर किया जाना चाहिए। दूसरा वर्ग मुख्यतः साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा वाले व्यक्ति शामिल है। ये मानता है कि समस्या मूलतः कम उत्पादन व असमान वितरण की है, जनाधिक्य की नहीं। इसके अनुसार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके धन व आय के असमान वितरण की समस्या का समाधान करके जनसंख्या की समस्या का संतोषजनक हल निकाला जा सकता है। अतः उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भारत में निश्चित रूप से जनाधिक्य की स्थिति है। इसके लिए परिणाम दिए जा सकते हैं। पहला, मालथस के अनुसार देश में ऊंची जन्म दर का पाया जाना तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण लोगों की मौत का मुंह जाना जनाधिक्य की स्थिति को प्रकट करता है। दूसरा, भारतवासियों का जीवन स्तर नीचा है। भारत की प्रति व्यक्ति जीएनपी 2010 में $1340 थी, जबकि नॉर्वे में 2009 में भारत की 73.2 गुना थी। इस प्रकार आय का ये भारी अंतर भारत में जीवन स्तर का सूचक है। हालांकि
हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गणना की नई विधि के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 2010 में $3560 दर्शाई गई है, जो फिर भी देशवासियों का जीवन स्तर काफ़ी नीचा है। भारत में 2004-05 में $1.25 प्रतिदिन से कम व्यय करने वाले लोगों का जनसंख्या में अनुपात 41.6% था, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में जनाभार ज़्यादा है। वे विकास के अभाव के साथ साथ जनाधिक्य की भी स्थिति है। तीसरा है भारत में खाद्य पदार्थों व अन्य उपभोग्य वस्तुओं का अभाव व प्रति व्यक्ति उपलब्धि में लगभग स्थिरता की दशा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्राय खाद्यान्नों का अभाव रहा है, फलस्वरूप विदेशों में इनका आयात किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में ये कहा जाने लगा कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया है। खाद्यान्नों की शुद्ध उपलब्धि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1956 में 430.7 ग्राम थी, जो 2011 में बढ़कर 462.9 ग्राम आ गई है। हालांकि इस अवधि में दालों का उपलब्धि 70.3 ग्राम से घटकर 39.4 ग्राम पर आ गया है। चौथा, बेरोजगारी की दशा। भारत में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की दशा जनाधिक्य का ज्वलन प्रमाण है। योजनाओं में रोजगार बढ़ा है, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी बढ़ी है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2009-10 में 66वें दौर के अनुसार भारत में सामान्य स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 1.6% तथा शहरी क्षेत्रों में 3.4% रही थी। उपयुक्त विषय स्पष्ट कि भारत में वर्तमान समय में जनाधिक्य की स्थिति विद्यमान है। भारत में परिवार नियोजन। पिछले कई वर्षों से परिवार नियोजन काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। ये जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। हाल के वर्षों में परिवार नियोजन के संदेश में एक परिवार में बच्चों की संख्या को 2 तक सीमित करने पर बल दिया जाने लगा है। संभव है कि हमें भी निकट भविष्य में चीन की भांति एक बच्चे का नाम करना पड़े। आजकल एक स्त्री से 2 से ज़्यादा संतान होना अविवेकपूर्ण मातृत्व का सूचक माना जाता है। इसका अर्थ है कि माता पिता अपनी संतान व परिवार के सदस्यों के संबंध में आवश्यक समझदारी नहीं बरत रहे हैं। परिवार नियोजन में 2 बातें शामिल होती है। एक, दंपति के परिवार को 2 बच्चों तक सीमित करना तथा 2 बच्चों के संतानोत्पत्ति काल में पर्याप्त फासला रखना। आजकल परिवार नियोजन में केवल 2 पर बल दिया जाने लगा है, इसलिए हमारे 2 तथा पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं, 2 में शांति, 3 में क्रांति आदि नारे प्रचलित हो रहे हैं। हमारे देश में परिवार नियोजन का प्रबल व कट्टर समर्थक प्रत्येक दंपति केवल एक संतान की चर्चा करने लगे हैं। हाल ही इसके प्रचार में भी पर्याप्त तेजी नहीं आ पाई है। इस प्रकार परिवार नियोजन एक परिवार में सदस्यों की संख्या को इस प्रकार सीमित करता है कि परिवार आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से सुखी रह सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन। इसमें है पहला, व्यय की गई राशियाँ। प्रत्येक योजना में परिवार नियोजन पर व्यय हेतु राशि निर्धारित की जाती है, जिसका उपयोग सेवाओं साधनों की सप्लाई, शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान आदि पर किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन पर निम्न राशि व्यय की गई है। प्रथम योजना में 0.14, द्वितीय योजना में 2.16, पंचम योजना में 451.8 करोड़ और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 4230 करोड़ और 11वीं योजना सामाजिक सेवाओं पर कुल राशि 11.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। योजनाओं के बाद के वर्षों का परिवार कल्याण का व्यय पृथक से नहीं देखा गया है। ये सामाजिक सेवाओं के शीर्षक में शामिल किया गया है। दूसरा, लूप की प्रकृति। तृतीय योजना के अंतिम वर्ष में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लूप के व्यापक प्रयोग का समर्थन किया है। कानपुर में लूप बनाने का कारखाना चालू किया गया। 2008-9 में 59 लाख लूप लगाए गए हैं। तीसरा, बंदीकरण तथा नसबंदी की प्रगति। देश में पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी की प्रगति जारी है। 76-77 में कुल 82.6 लाख व्यक्तियों की नसबंदी की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बाद में नसबंदी की प्रगति धीमी रही क्योंकि सरकार ने आपातकाल जैसी सख्ती बरती नहीं। 1990-91 में कुल 41 लाख नसबंदी के ऑपरेशन हुए, जिनमें से 39 लाख स्त्री नसबंदी तथा 2 लाख पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन हुए। इस प्रकार नसबंदी के ऑपरेशन मात्र स्त्रियों की प्रचलित है। 10-11 में नसबंदी कुल ऑपरेशन 50 लाख हुए, जिनमें से स्त्रियों की संख्या 88 लाख थी। पिछले वर्षों में बंदीकरण का पर औसत व्यय बढ़ा है।
क्योंकि राज्य में भवन निर्माण, गाड़ी की सप्लाई वगैरह पर व्यय बढ़ा है। लेकिन इनका तुलना में नसबंदी, लूप आदि कार्यक्रम अपनाने की दृष्टि से सफलता कम मिल पाई है। अतः भविष्य में सक्रिय कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना होगा। त्रिवेंद्र में सार्वजनिक क्षेत्र में निरोध बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। ये जनसंख्या की समस्या के हल का अधिक उपयुक्त व्यवहारिक साधन माना गया है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद में स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्रालय का नाम दिया गया है। अंत में ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्ण समीकृत परिवार नियोजन, मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करने में प्रयत्नशील है। अतः इन प्रयासों में काफ़ी सफलता भी मिली है, लेकिन कुछ कमियां भी पाई गई हैं।